क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। तो इनका कोर्स ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि 2021 टर्म 1। तो ध्यान रखिए 21-22 का जो सेशन था वो दो टर्म में डिवाइडेड था। टर्म 1 का पेपर नवंबर 2021 में हुआ था और 2022 में आपका टर्म 2 हुआ था, क्योंकि 21 में कोई भी फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द कोरोना जो है उस दौरान आपके जो है प्री बोर्ड असेसमेंट के आधार पर आपका रिजल्ट बनाया गया था। तो इसलिए 21 में आपका टर्म 1 नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये सेट 1 है, इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको ध्यान देने बात ये है कि आपके पास जो अभी 2024 का पेपर आने वाला है उसमें आपके पास में सबसे बड़ा जो आपका फर्स्ट सेक्शन है जो कि आपका बहुविकल्पीय आधारित है, ये उसी से के मिलता जुलता है। तो मतलब आपका जो सेक्शन ए रहा, सेक्शन आ जो है बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव आधारित है, वो आपका टर्म 1 बेस्ड है और टर्म 2 है आपका खंड बा आधारित। तो टर्म 2 तो हम कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं टर्म 1 पे। इसका सेट 1 सोल्यूशन हम करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फटाफट कि आखिर इस पूरे क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारे सामने कुछ निर्देश हैं, उन्हें देखते हैं। इस पूरे पेपर को करने के लिए 90 मिनट मिले हैं, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और पूर्णांक है 40 मार्क्स, यानी कि 40 आपका 40 टर्म 1 में था और 40 टर्म 2 में था। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। क्या है निर्देश, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 54 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 54, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 14 प्रश्न आपके पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, सभी प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि 1 नंबर का 1। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही था। प्रश्न पत्र में 3 खंड है, खंड का, खा और गा। खंड का में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक में 10 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो 1 से लेकर 20 तक में सिर्फ आपको 10 के उत्तर देने हैं। कितने? 10 के। खंड खा में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 40 के बीच में 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड का जो है वो आपका अपठित बोध आधारित है, इसलिए उसमें 20 प्रश्न में से 10 देने हैं। खंड खा आपका व्याकरण आधारित है, जिसमें आपसे पूछे गए हैं प्रश्न कितने? 20 प्रश्न, जिसमें से सिर्फ आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये व्याकरण में है। फिर खंड गा में आपकी पाठ्य पुस्तक, दोनों पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं, सिर्फ आपकी क्षितिज पुस्तक आधारित प्रश्न हैं बहुविकल्पीय, जिनमें से 14 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न संख्या 41 से 54 तक आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। प्रत्येक खंड में निर्देशानुसार परीक्षार्थी द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का मूल्यांकन करना है, यानी कि जो चीजें आपको करनी है उसे आप सबसे पहले कर लोगे। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये वाला जो आंसर था, इसका आंसर में आपको कहीं नहीं लिखना था, इसके सारे आंसर OMR शीट में फिल करने थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही, यानी कि आप एक साथ, क्योंकि OMR शीट में क्या होता है, नंबर 1 2 3 कई सर्कल दिए रहते हैं, तो कई बच्चों क्या होते थे, एक साथ 2 2 3 3 पे आंसर टिक कर देते थे। तो सिर्फ एक प्रश्न के लिए एक ही सही विकल्प है और कोई नहीं। एक विकल्प से अधिक उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। आपने अगर एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने कई सर्कल्स में टिक कर दिया तो आपको उस प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं की गई थी। तो ये है कुछ सामान्य निर्देश। अब आ जाते हैं हम प्रश्न पत्र के खंड का में, जो है आपका अपठित गद्यांश आधारित। क्या दिया है? नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। अब आपके पास 2 अपठित गद्यांश है, दोनों में से आपको जो अपठित गद्यांश सही रखा है वो आप चूज करो और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 5 प्रश्न है, 5 आपको, यानी एक पूरे पेपर में आप ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक, क्योंकि टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। बहुत दिनों से विद्वानों और चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है और भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं।
नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल नहीं है। वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। सीधी सादी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्ष्य है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसारणशील हो और जो टेक ऑफ स्थिति को पार कर चुकी हो। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। ठीक है, बंद समाज वह है जो अन्य समाजों के प्रभाव ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि और बहुत सारी सभ्यताओं को जैसे होता है ना अडेप्ट करते हैं, जो अच्छी चीजें हम उन्हें अडेप्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो समाज बंद होता है वो बाहर की अच्छी बुरी कोई भी चीज को अडेप्ट नहीं करा, जो वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, जो अपने सदस्यों को भी धन और संस्कृति की दीर्घा से ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता है, जो जाति प्रथा गोत्रवाद से पीड़ित है और जो अंधविश्वासी गंतानुगत और संकीर्ण है। आधुनिक समाज में उन्मुखता होती है, यानी कि जो आधुनिक समाज होता है उसमें ये पूरी तरीके से आजादी होती है, आगे बढ़ने की छूट होती है। उस समाज के लोग अन्य समाजों के लोगों से मिलने जुलने में नहीं घबराते, ना वे उन्नति का मार्ग खास जातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित होता है, यानी कि समाज के अंदर भी कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ वही डेवलपमेंट करे, ऐसा नहीं होता। आधुनिक समाज में सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को उन्नति करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। आधुनिक समाज सामरिक दृष्टि से भी बलवान समाज होता है। जो देश अपनी रक्षा के लिए लड़ने में असमर्थ हैं उन्हें आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आधुनिक समाज के लोग आलसी और निकम्मे नहीं होते हैं। आधुनिक समाज का लक्षण यह है कि उसकी हर आदमी के पीछे होने वाली आय अधिक होती है, उसके हर आदमी के पास कोई धंधा या काम होता है और अवकाश की शिकायत प्रायः हर एक को रहती है। तो यहाँ पर क्या है, सबको अवकाश से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी शिकायत लोगों को रहती है। तो ये रहा हमारा पूरा गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हैं। ठीक है, इन 5 प्रश्नों को हमें ध्यान से देखना है और इनके उत्तर हमको देने हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। ठीक है, पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे तथ्य। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज खुला होता है। आधुनिक समाज बंद और मध्यकालीन समाज मुक्त होता है। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। आधुनिक समाज उन्मुक्त तथा मध्यकालीन समाज जड़ होता है। तो गद्यांश के आधार से हम देखें तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमारे लिए आ रहा है वो है आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। नेक्स्ट है शाश्वत मूल्यों में शामिल है। क्या शामिल है? नैतिकता, सौंदर्य बोध, अध्यात्म। नैतिकता, सौंदर्य बोध और आधुनिकता। नैतिकता, अध्यात्म और आधुनिकता। सौंदर्य बोध, अध्यात्म और आधुनिकता। तो शाश्वत मूल्यों में क्या शामिल है? नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म। विद्वान और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? भारतीय समाज में आधुनिकता अभी बहुत दूर है। भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है जिसमें आधुनिकता अभी नहीं आ सकेगी। वैसे तो भारतीय समाज में आधुनिकता दूर है पर उसे लाने के प्रयास अवश्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त करी है कि भारतीय समाज में ना सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उनको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है। क्या क्या शामिल है? देखिए, उन्मुक्ता, सामरिक बल और आलस्य। उपरोक्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 3 में से आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में जो शामिल है वो है आपका सामरिक बल और सामरिक बल और उन्मुक्ता। ठीक है, तो ये पर पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा तीसरा, हाँ ये रहा दूसरा और पहला, यानी कि आपका 4th ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है? किसको नहीं रखा गया है? अन्य समाजों के प्रभाव ग्रहण नहीं करना,
जाति प्रथा और गौत्रवाद से पीड़ित रहना, धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, या अंधविश्वासी, पिछड़ा और संकीर्ण होना। तो एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है, वो है धन और संस्कृति के खेल क्षेत्र में खुली छूट, क्योंकि ये चीज तो किस में होती है, ये आधुनिक समाज में होती है। एक बंद समाज जो मध्यकालीन समाज है उसकी ये विशेषताएं नहीं होती है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो हम अपठित गद्यांश में कर रहे थे उसके 5 प्रश्न हो गए। अब हम आ गए अपने दूसरे अपठित गद्यांश पे, वो करना है या ये करना था। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं पहले। बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रभावशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों, कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का मंच मात्र ही वे रूपांतरित करने में सफल हो पाए। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरें और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दानों की लहलहाती सुनहरी फसल, हवा के फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और शाल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उन्मुक्त शिखर, सुंदरवन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रतीले समुद्र तल, उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे हैं। तो बंगाल क्षेत्र किस हद तक हर तरीके से सुविधा संपन्न, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, ये चीज बताई जा रही है। प्राकृतिक छटाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों, कलाकारों को प्रेरित करती रही, क्योंकि जब इतनी इतनी अच्छी सौंदर्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है रचनाकारों का आगमन भी होगा ही होगा। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न है, देखिए। किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। क्या भर देते हैं? नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, नदियों, समुद्रों और हीने पन्ने के दृश्य, चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो किस चीज से अपूर्व आनंद से भर जाते हैं? वो है नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। अब आपको यहाँ का बताना है कैसा नहीं है। अविस्मरणीय, मायावी, आकर्षक, असामान्य। तो यहाँ पर इन्होंने 3 का प्रयोग किया है, 1 का नहीं किया, वो है असामान्य का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है? ठीक है, युग्म देखिए। फसल घनी, समुद्र तट रेतीले, कंचनजंगा मंद हवा, चाय बागान सुनहरे। तो कंचनजंगा मंद हवा नहीं है, ये युग्म नहीं लिया गया है। नेक्स्ट आपका कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्या है, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता पर लिखिए, परखिए। क्या है देखिए, पहले कथन देखिए। यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। तो कथन सही है। कारण पे आ जाते हैं, यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही है। तो कारण भी सही है भाई, यहाँ पर प्राकृतिक छटाएं रही है तभी ये सब आकर्षित हुए हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा लग रहा है सेकेंड ऑप्शन कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? किस विषय पर यह पूरा गद्यांश हमें बताया गया है? बंगाल के जादू को बताना, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, बंगाल में बिताए दिनों की याद, प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो इसका केंद्रीय विषय क्या है? वो है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। नेक्स्ट है, अब हमारे पास में सेकेंड जो आ गया वो है, नीचे 2 अपठित
काव्यांश दिए गए हैं। किन्हीं एक काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। अब हमारे सामने दो अपठित काव्यांश हैं, इन काव्यांशों को पढ़ना है और इनके साथ 5 प्रश्न अटैच है, उन्हें हमें करना है। तो दोनों में से एक करना है, हम आपको दोनों ही कराते हैं। देखिए क्या है। चमड़े का रंग मनुष्य मनुजता को बांटे, यह है जघन्य अपमान प्रकृति का मानव का। धरती पर घृणा जिए मर जाए प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं धर्म दानव का। हाँ प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ, यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृत्य है, यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ यहाँ, है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्या है छल है घमंड है चेहरे का। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, बाहरी रंग तो द्वारपाल है पहरे का। दुनिया ऐसी तस्वीर की जिसके खाके में आधी गोराई तो आधी कजलाई है। पावों के नीचे यदि गौरवड़ वसुधा है, तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। तो यहाँ पर जो रंग भेद किया जाता है उसके ऊपर ये कविता रखी गई है कि बहुत सारे लोग अपने गोरा रंग होने पर जो घमंड करते हैं और इसकी वजह से जो भेदभाव करते हैं, उसके ऊपर एक व्यंग ये रचना है कि इसको बहुत ही अच्छे माध्यम से कि जहां पर उजली धरती नीचे है लेकिन श्यामल जो ऊपर आकाश है, तो पृथ्वी को यहाँ पर जो इस संसार को है ये उजाले और अंधेरे दोनों में बांटा गया है। ये भी बात बताने की कोशिश करी गई है इस काव्यांश में। तो इस पे आधारित हमारे पास में पहला प्रश्न है, काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? लिंग भेद का, असमानता का, रंग भेद का या गैर बराबरी का। तो किसके बारे में बात हुई है यहाँ पर? रंग भेद के बारे में। कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब हो जाता है? प्रेम नहीं होने पर, मनुष्यता से हीन होने पर, सभ्यता के जड़ होने पर, ज्ञान से विहीन होने पर। तो यहाँ पर किस हिसाब से जीवन व्यर्थ हो जाता है? जब जीवन में प्रेम नहीं होता है। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? सदियों की परंपरा का पालन, बाजार का दबाव और रंग भेद, मिथ्या छल और अभिमान, सत्य अभिमान और यकीन। तो उज्जवल सफेदी का गर्व क्या है? मिथ्या यानी झूठ है, छल यानी कि एक दिखावा है और अभिमान यानी कि घमंड है। कवि कहता है कि रंगों का राजा तो वो रंग भीतर वाला है। भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व का आकर्षण, वास्तविक खूबसूरती, व्यक्तिगत आचरण या आंतरिक गुण और स्वभाव। यहाँ भीतर वाले रंग से तात्पर्य है आंतरिक गुण और स्वभाव। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति ने के कौन सा प्रतीक दिया गया है? राधा और कृष्ण का, धरती और आसमान का, नदियों और सागर का, मनुज और दानव का। तो किसका उदाहरण दिया उन्होंने धरती और आसमान का उदाहरण दिया है। अब आ गए हम दूसरे अपने काव्यांश पर। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूंदों ने फेंके हैं अंकुर। 2 दिनों के बाद आज लौटा हूं वापस, अजीब गंध है घर में, किताबों कपड़ों और निर्जन हवा की फटी हुई सी गंध। पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत और, जकड़ा है जग में बांसी जल। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान, मेरे घर तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। सहता जल का समस्त कोलाहल, सूख गए नीम के दातौन और पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे ये अंकुर। खोलता हूं खिड़की और चारों ओर से दौड़ती है हवा, मानो इसी इंतजार में खड़ी थी कि पल्लों से सट गए। पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाती, मुझसे बाहर मुझे अनजान, जारी है जीवन की यात्रा अनवरत, बदल रहा संसार। तो हमारे जो कवि हैं वो किसी काम से काफी दिनों से घर से बाहर थे, घर पे लौटे तो एक निर्जनता का माहौल था।
तो वो सारा माहौल इन्होंने बताया, जमी हुई धूल, जगह में जकड़ा पानी, अंकुरित हुए अनाज, सभी कुछ चीज बताया। और जैसे ही वो जो हवा, एक ठहरी हुई सी बांसी सी गंध थी, उन्होंने हवा जैसे ही खिड़की खोली, पूरे घर में कैसे वो हवा नाचती हुई सी, ये इन्होंने बताया। तो ये पूरा हमारा काव्यांश था। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? बासी खाद्य पदार्थों की, निर्जनता और बंद हवा की, किताबों और धूल की, अंकुरित चने की। तो कैसी हवा थी? वो थी निर्जनता और बंद हवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? जीवन के बच जाने का, उर्वरता और नव जीवन का, संभावनाओं और विस्तार का, या फसल बोने के समय का। तो यहाँ पर इसका पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का अर्थ है उर्वरता और नवजीवन का, यानी कि जहां पर सब कुछ ठहरा था, बंद था, लेकिन तब भी वहां पर नवजीवन होना चालू था। अगला प्रश्न है, मकान जड़ और स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री है। ये भाव किस पंक्ति में है? अब आपको पंक्ति पढ़नी है और देखना है किसमें दिया गया है। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे ये अंकुर, अजीब गंध है घर में किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाता। तो यहाँ पर इस पूरी पंक्ति बात के लिए कौन सी पंक्ति इस्तेमाल करी गई है? वो है, निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है? चित्रात्मक, कथ्यात्मक, विवरणात्मक या वर्णनात्मक? यानी उन्होंने शब्दों के माध्यम से एक बंद घर का चित्र हमारे सामने खींचा है। तो ये कैसी है? चित्रात्मक शैली। कवि के 2 दिन के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है, उससे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? क्या कहा जा सकता है? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। कवि का घर किसी निर्जन स्थान पर है, कवि के घर में बहुत बेतरतीबी फैली है, कवि की अनुपस्थिति में किसी ने घर की सफाई नहीं की, कवि अपने घर में अकेला और उसके ना होने पर घर निर्जन था। तो यानी कि वो अपने घर में अकेला रहता है और वो नहीं था, तो उसका घर क्या हो गया? निर्जन। यहाँ पर नंबर 4 ऑप्शन सही है। अब हम आ गए हमारे खंड खा पे, जहां पर व्यवहारिक व्याकरण है। हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़िए निर्देश। पहले प्रश्न संख्या 3 में से प्रश्न संख्या 6 तक के सभी प्रश्नों में 5-5 उप प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से प्रत्येक के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 3 आपका ये वाला ये है। ठीक है, रोमन नंबर में 3। तो हर किसी में कितने हैं? 5 प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 4 प्रश्नों में 5-5 प्रश्न है, लेकिन आपको करने कितने हैं? सिर्फ आपको उसमें से 4-4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 3 वाला प्रश्न आ गया, वाक्य यानी रचना पर आधारित केवल 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। 5 प्रश्न है, सिर्फ 4 देने हैं। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद होगा। अब देखिए क्या है, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। तो ये सीधे सीधे हमें क्या समझ में आ रहा है? ये एक मिश्र वाक्य है, तो हम टिक करेंगे मिश्र वाक्य पे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ठीक है, अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही थी, ये एक सरल वाक्य है। अंतरा विद्यालय ना जाने के कारण पर बात कर रही थी, ये भी एक सरल वाक्य है। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं, ये एक सरल वाक्य नहीं है। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं, ये एक संयुक्त वाक्य है। अंतरा ने किसी को अपने विद्यालय ना जाने के बारे में नहीं बताया, तो ये भी एक सरल वाक्य। तो सही ऑप्शन जो सरल वाक्य नहीं है वो है आपका 3rd, क्योंकि वो एक संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। यहाँ रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद है। अब रेखांकित क्या है? जब बाल गोविंद भगत खेतों की रोपाई कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें साफ तौर से पता चल रहा है कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें कनखियों से देखा जा रहा था। क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो रोपाई कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है
एक जो कनखियों से देखने का जो है वो किस पर आ रहा है, आपका दूसरे पर। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर ध्यान देना, क्या है, एक क्रिया का संपन्न होना हमारी दूसरी क्रिया पर व्यक्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य है, ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि कनखियों से देखना क्रिया है। और क्यों ये क्रिया हो रही थी, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहे थे, रुपाई कर रहे थे। प्रश्न संख्या 24 है, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। उन्होंने विश्व भर के प्रसिद्ध, तो ये एक सरल वाक्य है जिसे हमें बनाना है संयुक्त वाक्य में। देखते हैं, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूसरा है, उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। जो विश्व भर में प्रसिद्ध है उस हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को उन्होंने तैयार किया। नंबर 4 है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में जो सही निकला आपका संयुक्त वाक्य कौन सा था, वो है आपका नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मिश्र वाक्य खोज के निकालना है। उसने परिश्रम किया और उसे सफलता भी मिली। नेक्स्ट है, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। फिर नेक्स्ट है, परिश्रम करने और सफल होने में सीधा संबंध है। तो यहाँ पर ये जो 4 उदाहरण हैं, जो मिश्र वाक्य का सही उदाहरण है वह है जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। अब आ गए नेक्स्ट, यानी कि नंबर 4, व्याकरण के हमारे नंबर 4 पे। वाच्य आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो वाच्य पर आधारित 4 प्रश्न है। देखिए क्या है। पहला, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो यहाँ पर अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो सीधे सीधे ये क्या है, कर्मवाच्य। तो हम टिक करेंगे कर्मवाच्य पे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रश्न, यानी कि एक सकर्मक क्रिया है, ये एक कर्मवाच्य है। नेक्स्ट आते हैं, सुंदर गीत लिखे हैं। क्या है, सुंदर गीत लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, सुंदर गीत लिखे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, फल खाए गए। क्या खाया गया, फल खाए गए। फिर है, पाठ पढ़ाया जाता है। क्या हुआ, पाठ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, पाठ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, पाठ पढ़ाया जाता है, फल खाया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें तीनों प्रश्नों में किसी भी तरह के कर्ता है ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखे जाते हैं सुंदर गीत, तो ये आपका कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि लिखे हैं ये कर्ता के साथ संबंधित है, गीत के साथ संबंधित नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक कर्तवाच्य है। इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कर्तवाच्य में बदलने पर होगा। अब इस वाक्य को हमें बदलना है कर्तवाच्य में। चलिए देखते हैं, हमारे द्वारा इतनी तकलीफ सही नहीं जाती। यहाँ द्वारा लग गया इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया, ऑप्शन नहीं है ये। इसमें इतनी तकलीफ कैसे सही जाएगी, तो यहाँ तो क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो सीधे कह रहा है सहना ही नहीं है। तो ये जो है सेंटेंस गलत है। हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, ये कर्तवाच्य का हमें सही उदाहरण लग रहा है, लेकिन अभी एक ऑप्शन और है हमारे पास। हमने इतनी तकलीफ कैसे नहीं सही जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में वाक्य दिया गया है उससे अलग हो जा रहा है। तो सही कौन सा है, कर्तवाच्य में बदलने पे होगा, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य का उदाहरण है। क्या है, कर्तवाच्य का उदाहरण है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। ये तो एक क्या है आपका, देखिए कर्मवाच्य। हाँ, तुलसीदास से रामचरित रचा गया, यहाँ पे सेंटेंस ही अटपटा हो जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ से लगने से ये कर्मवाच्य में आ रहा है, लेकिन ये मतलब जो फॉर्म किया गया है क्वेश्चन, ये गलती है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रची गई, ये भी एक कर्मवाच्य ही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ पर देखिए ने लग जाने से ये एक कर्तवाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर 4 ऑप्शन हमारा सही है।
नेक्स्ट आते हैं, राधा अब उठ बैठ सकती है। ठीक है, इस वाक्य का भाव वाच्य में रूपांतरण होगा। राधा से अब उठा बैठा जाता है। राधा ने अब उठना बैठना सीख लिया है। राधा अब से उठ बैठ सकती है। क्या राधा से उठा जा सकता है? तो यहाँ पर राधा उठ बैठ सकती है, इसका भाववाच्य में रूपांतरण होगा राधा से उठा बैठा जाता है। नंबर 4 आ गए, पद संबंधी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार करने हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पद परिचय। ठीक है, पद परिचय हमारा जो टॉपिक है उस पर आधारित 5 प्रश्न, 4 प्रश्न करने हैं। चलिए देखें क्या है। मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है। अब सॉरी, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब इसमें बताना है अकर्मक क्रिया कौन सी है। मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है, क्या पढ़ती है? कहानी पढ़ती है। आंसर मिला तो सकर्मक क्रिया हो गई, ये ऑप्शन नहीं है। मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? उपन्यास पढ़ रही है। आंसर मिला तो सीधे सीधे क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, क्या पढ़ती है? आंसर मिला नहीं, यहाँ तो आंसर क्या है, कहाँ पढ़ती है, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आते आते, मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? दिलचस्प पुस्तक, तो सकर्मक क्रिया। तो कर्मक क्रिया कौन सी हुई? नंबर 3, मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, रेखांकित पद का परिचय होगा। तो यहाँ पर क्या है, यह रेखांकित पद क्या है, यह। ये इसका जो है हमें क्या करना है, पद परिचय। अब यह क्या होता है, यह तो सर्वनाम होता है, लेकिन मेरा के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हुआ। सार्वनामिक विशेषण या क्या होगा, आप बताइए। तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही है, सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, तो ये पुल्लिंग होगा, बिल्कुल सही है, एक वचन है। और यहाँ पर रेस्तरां का जो है विशेष है, बिल्कुल सही है, ये रेस्तरां का विशेष बता रहा है, तो ये एकदम सही है, यहाँ पर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उफ क्या सोचा था क्या हो गया। उफ का रेखांकित पद का परिचय करना है। उफ क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। कौन सा है, अभी हम देखते हैं। प्रसन्नता सूचक है, शोक सूचक है, अचरज सूचक है, या घृणा सूचक है। उफ क्या सोचा था क्या हो गया, अफसोस है, क्या होगा फिर यहाँ पर, शोक हम लगाएंगे, तो यहाँ पर नंबर 2 आएगा। मन की कोमलता अक्सर चोट खाती है, में रेखांकित पद का परिचय। यहाँ पर क्या है, कोमलता। कोमलता क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा सारे ऑप्शंस कट कर दो तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा, भाव। कोमलता, कोमलता होती है ना कि होता है, तो कोमलता स्त्रीलिंग है, दोनों में स्त्रीलिंग है। एक वचन है, एक में बहुवचन है। अब मन की कोमलता अक्सर चोट खाती है। अब कोमलता किसकी है, मन की, तो मन तो आपका एक वचन में रहता है, बहुवचन में नहीं रहता, एक वचन है। अब कोमलता को, क्योंकि ये कर्म कारक है, तो सीधे सीधे आपका नंबर 1 ऑप्शन सही है। ठीक है, और नंबर 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, घर के साथ ही एक बगीचा होता है, रेखांकित पद होगा के साथ। के साथ क्या है, ये एक संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये घर और बगीचे के बीच के संबंध को बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही है, संबंध बोधक अव्यय है, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है, नंबर 1। ठीक है, अब आ गए नंबर 6 पे, यानी व्याकरण का हमारा आखिरी प्रश्न। यहाँ पर रस पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो अभी तो आप लोगों के सिलेबस में अलंकार है, लेकिन पहले अलंकार नहीं हुआ करते थे क्लास 10th में, पहले सिर्फ अलंकार क्लास 9th में हुआ करते थे, तो उसकी जगह व्याकरण का टॉपिक था रस। ठीक है, तो अब हम रस दिए थे तो हमें तो कराने हैं, तो देख लीजिए क्या है, 5 प्रश्न है। हास्य रस का स्थायी भाव है, वो क्या होता है, हास। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। मनरे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो अब यहाँ पर आपको बताना इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में हम संसार को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लगे। उनसे बोला जा रहा है मन जो है कागज का पुतला है, इसको छोड़ दीजिए, तन जो है, अब सब कुछ कहाँ है, ईश्वर की भक्ति में है। तो ये क्या, किस भाव को पैदा कर रहा है, ये शांत भाव, यानी कि शांत रस को पैदा करता है।
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो जाहिर सी बात है वो रौद्र रस का होगा। रौद्र मतलब गुस्सा, गुस्सा यानी कि क्रोध। निम्नलिखित में कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? चलिए चारों पढ़ने पड़ेंगे तब हम निकालेंगे। सूख गया रस श्याम गगन का, एक ओट विष जग का पीकर, ऊपर ही ऊपर जल जाते सृष्टि ताप के पावस सीकर। नेक्स्ट है, सचमान प्रेम की दुनिया में मौत नहीं विश्राम नहीं, सूरज जो डूबे इधर कभी तो जाकर उधर निकले थे। वो स्नेह करेंगे एक दिन सबसे, उनसे जिनसे तुमने सिखाया है नफरत करना। चौथा है, और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें ना उसको पाएंगी, फूल के सौरभ तुम्हारा मन मेरे गीत में। तो यहाँ इस पंक्ति में आपको प्रेम दर्शाया जा रहा है, तो इसीलिए इस पंक्ति में क्या है? श्रृंगार रस, यानी कि नंबर 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। रस निष्पादित के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? रस पैदा हो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव। अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। विभाव, संचारी भाव और स्थायी। तो बहुत जरूरी है विभाव, अर्थात किसी को देखकर हमारे मन में जो है वो भाव उत्पन्न हो। अनुभाव यानी कि वो स्थिति आए कि वो चरम पर पहुंचे और उनका संचार संचारी भाव द्वारा हो। तो यहाँ पर रस के निष्पादित होने के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आवश्यक हैं। अब हम आ गए खंड ग में। ठीक है, तो हमारा प्रश्न पत्र 3 खंडों में था, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? खंड ग में। खंड ग में हमारे पास पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रश्न ही यहाँ पर आएंगे, कृतिका के प्रश्न हमारे टर्म 2 में आए थे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं हमें। तो हमारी जो गद्य खंड है क्षितिज का, उसके जो गद्य खंड के जितने भी आपके पाठ हैं उनमें से एक गद्यांश यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए देखें क्या है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गईं, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते और ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पे ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी कि जो है हल्की लालिमा हो गई थी, जिसकी लालिमा शुक्र तारा ओढ़ भरा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनकी उंगलियों में खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पठित गद्यांश जो आया कहाँ से आया? बाल गोविंद भगत से। अब इस पे आधारित 5 प्रश्न करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है? ठीक है, अश्विन, कार्तिक, फागुन या माघ। तो इसमें क्या हुआ? अश्विन माघ का उल्लेख नहीं है। बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? क्या बात कही गई है? जाड़े के कारण कांपने लगते, संगीत के आनंद में डूब नहीं पाना, साहब की प्रसन्नता के लिए गाना, गाने की धुन में खुद ही सुध-बुध खो देना। तो यहाँ पर क्या होता था? वो गाने की धुन में खुद की सुध-बुध खो देते थे। भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? क्या है जो ठीक नहीं है? वह सवेरे हो जग कर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते,
दूसरा है गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिड़े पर बैठ कबीर के पद गाते। नेक्स्ट है बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खैंजड़ी पर चल नहीं पाती थी। या भगत पूरब की ओर मुंह करके काली कमली ओढ़कर बैठते। तो जो बात ठीक नहीं है वो है आपकी नंबर 3, बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खैंजड़ी पर चल नहीं पाती। वो खैंजी आसानी से बजाते थे और गीत भी गाते थे, तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है। क्या है देखिए, वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे, वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, आमतौर पर वे जल्दी उठ जाने वाले व्यक्ति थे, जाड़े के मौसम में वे देर तक सोते थे। तो जो बात उन्होंने अपनी दिनचर्या में बताई है वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, मतलब सुबह वो जल्दी नहीं उठते थे। पूरब में लोही लग गई, वाक्य का अर्थ क्या है। पूरब में सूरज पूरा निकल गया, पूर्व दिशा में चांद खूब चमक रहा था, शुक्र तारे की चमक आसमान में बढ़ रही थी, पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा थी। तो सही क्या है, लोही लग जाने का तात्पर्य सूरज के निकलने से पहले पूरब दिशा में जो लालिमा छाती है उसी को बोला गया है पूरब में लोही लग गई थी। तो नंबर 4 ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। क्या है देखिए, यहाँ पर हमारे पास गद्यांश जो हमारा गद्य खंड है उस पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों ही प्रश्न हमें करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हालदार साहब से कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं। अब जो अनुमान हालदार साहब ने लगाए हैं उसमें जो गलत है वो निकाल के हमें अलग करना है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। नेक्स्ट है उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। ये मुझे सही लग रहा है, ये ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती है। उसे लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे में से के असुविधा हो रही होगी। तो जो गलत है वो है आपका सेकंड, उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, लाल पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही क्या है, संगमरमर से बनी थी। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काव्यांश, काव्य खंड पर आधारित। क्या है, निम्नलिखित पठित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब जो हमारा काव्यांश काव्य सेक्शन है ना क्षितिज बुक का, उसमें से एक हमारे पास पठित काव्यांश रख दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें करना है। तो पहले काव्यांश देखिए क्या है, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उरि भय नीके गुरु रिहु रसहा, रहा सोचो बड़ जी के नीके, सो जनू हमरे माथे काड़ा दिन चढ़ी गए ब्याज अब बड़ बाढ़ा, अब आ नहीं व्यवहार ही बुलाओ तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखाव मोही विप्र विचारे बचो नृप दोही, मिले न कहूँ सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घरे के बाढ़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे रघुपति सहानी लखन निवारे। तो किस तरीके से लखन जी जो हैं वो परशुराम जी के ऊपर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो ऋण पड़ा हुआ है वो आप हमें जो है बलि देकर उसको उतारना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बात से जो है सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं और खुद राम जी भी उन्हें तिरछी निगाहों से देखकर रोकने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस पे प्रश्न है, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग से कह रहे थे कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋणी हो गए हुए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने, परशुराम ने अपने माता पिता को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया, परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने, परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाने वाले बने। तो इसमें सही कारण क्या है, परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। इसीलिए क्यों बोला गया कि वो आप उनके ऋण से जो है मुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मण के कहे कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया करी। क्या किया था परशुराम जी ने, अपने परशुर को संभाल कर आगे बढ़े,
अपने स्थान पर अवाक खड़े रहे, आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया, विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने परशुराम को संभाल कर आगे बढ़े, जो परशु उनके हाथ में जो फरसा था उसको संभाल कर आगे बढ़े लक्ष्मण के ऊपर वार करने के लिए। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार था, कैसा व्यवहार था, आदर सूचक, अपमानजनक, सम्मानजनक या कुटिलता भरा। तो कैसा सब था, वो था अपमानजनक, क्योंकि वो जो है ना बहुत ही व्यंग भरे शब्दों को बोल रहे थे, इसलिए अपमानजनक, क्योंकि वो इतने बड़े महापुरुष थे तो उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। प्रश्न संख्या 51 है, परशुराम को भृगुवर क्यों कहा गया है? उनके क्रोधी स्वभाव के कारण, उनके बल और पराक्रम के कारण, उनके परशु का नाम था, या वे भृगु ऋषि के वंशज थे? तो सही क्या है, वो भृगु ऋषि के वंशज थे, इसीलिए उन्हें भृगुवर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, को नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य क्या? इसका मतलब क्या है? संसार भर में यह बात छिपी है, संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, संसार में यह बात लगभग विलुप्त है, संसार में किसे अपनी जान प्रिय नहीं। तो को नहीं जान विदित संसारा, यानी कि संसार भर में इसे कौन नहीं जानता है। किसके बारे में नहीं जानता? परशुराम जी के स्वभाव के बारे में। नेक्स्ट आ गए हम, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे जो काव्य खंड है उस पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों ही प्रश्न हमको करने हैं। क्या है, गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती है? किसके लिए बोलती हैं कि भाई ये योग संदेश हमारे लिए नहीं है, पर किसके लिए? जिनका मन चक्री के समान चंचल है, उनके लिए। अत्यधिक चतुर और विद्वान के लिए, अस्थिर मन वाले लोगों के लिए, जिनकी मति फिर गई हो उनके लिए, या संत महात्मा और ज्ञानी मनुष्यों के लिए? तो किसके लिए उपयोगी बताया है? जिनके अस्थिर मन वाले लोगों के लिए, जिनका मन अस्थिर है उनके लिए, यानी कि मन चक्री के समान चंचल है, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? क्या चीज उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रही है? कृष्ण से वियोग, कृष्ण की राजनीति, उद्धव की बातें, या योग का संदेश? तो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान क्या लगा था? वो था योग का संदेश। उन्होंने बोला था ना, ये क्या कहते हैं, ये रोग जानत ऐसे जैसे करहु ककड़ी, तो ये चीज देखी थी। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र टर्म 1 का 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको करा रही थी वो खत्म हुआ। आई थिंक आपने देख लिया कि टर्म 1 में जो हमारा पूरा बहुविकल्पीय का जो पूरा प्रश्न पत्र आया था वो आपके इस साल के सेक्शन ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ठीक है ना, तो बस प्रिपरेशन करिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और जल्दी से पढ़ाई करके अपनी ये तैयारी करिए। तो इसी तरीके से अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जिन्हें मैं लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।